के सभापति चौधरी किशन जी प्रधान और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन श्री राजेश जी गहलोत और इस जिले के अध्यक्ष श्री कृष्ण जी गहलोत, श्री अशोक शर्मा महामंत्री, श्री प्रद्युम्न राजपूत विधायक, श्री कुलदीप सोलंकी चेयरमैन नजफगढ़ जोन, श्री रमेश गहलोत, श्री जेपी शर्मा, श्री नरेश वाल्यान निगम पार्षद, श्री प्रदीप निगम पार्षद, श्रीमती शशि तोमर निगम पार्षद, श्रीमती शिवाली शर्मा निगम पार्षद और एसडीएमसी के सभी अधिकारी वर्ग, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इंजीनियर्स और अन्य दूसरे सभी अधिकारी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं एसडीएमसी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। इस वार्ड में बहुत ही उत्तम सामुदायिक भवन का निर्माण कराने में कामयाबी हासिल की है और यही नहीं बल्कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि बगल में भी किसी वार्ड में एक दूसरे सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है जिस पर कि 4 करोड़ से अधिक की लागत लगी हुई है। मैं यह मानता हूं कि सामुदायिक भवनों का जो उपयोग होता है उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं जो सामूहिक हुआ करती हैं, चाहे वो विवाह का कार्यक्रम हो अथवा अन्य किसी संस्कार का कार्यक्रम हो, उसके लिए बड़े स्थान की कमी महसूस होती है क्योंकि जिस तरीके से आबादी बढ़ती जा रही है, शहरीकरण तेजी के साथ होता जा रहा है, उसमें इस प्रकार के सामुदायिक विकास भवनों की आवश्यकता लोग महसूस कर रहे हैं। मैं तो बधाई देता हूं राजेश जी गहलोत को। सचमुच राजेश जी गहलोत एक सच्चे जनप्रतिनिधि को जैसे अपनी भूमिका निभानी चाहिए, वैसे राजेश गहलोत जी अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं और मैं कह सकता हूं जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे यह राजेश गहलोत जी एक अपने में एक मिसाल है। 24 घंटे मैं देखता हूं कि बराबर अपने क्षेत्र की जनता की ये चिंता करते रहते हैं। विकास की कोई बात करता है तो मैं उसी विकास को मैं सार्थक मानता हूं जो उस क्षेत्र अथवा उस समाज के लोगों की आवश्यकताओं और उनकी भावनाओं के अनुरूप विकास हो, वही विकास सार्थक है। इसके अतिरिक्त दूसरा विकास सार्थक नहीं माना जाता। और वैसे तो हमारी तीनों जितने महानगर निगम हैं दिल्ली के, तीनों प्रभावी तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। जैसे अधिकतम जन सेवा की जा सकती है, जन सेवा वो कर रहे हैं। मैं इस कार्य के लिए जहां पर जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं, वहीं पर डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इंजीनियर्स और अन्य सभी सारे एसडीएमसी के कर्मचारी जो इससे जुड़े हुए हैं, उनको भी अपनी तरफ से मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनके अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप ही निर्धारित समय में इस सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है। और आप सभी जानते हैं, जहां तक गवर्नेंस का सवाल है, यानी सरकार चलाने के तरीके का, मैं यह बात विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी से हम आते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन है कि हम राजनीति के माध्यम से केवल सरकार बनाना और सरकार चलाना नहीं चाहते, बल्कि राजनीति के माध्यम से हम समाज बनाना चाहते हैं, हम देश बनाना चाहते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का मिशन है और इसी मिशन के साथ जहां जहां पर भी हमारी सरकारें हैं अथवा कहीं पर भी कोई कारपोरेशन है, तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर काम कर रही है। दिल्ली की बात यदि मैं छोड़, हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों पर यदि मैं नजर डालकर देखूं, जहां जहां पर हमारी सरकारें हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वह छत्तीसगढ़ हो, चाहे वह गोवा, मैं दावे के साथ यह बात कह सकता हूं और हमारे मीडिया के मित्र भी हमारी बात से सहमत होंगे कि हिंदुस्तान में जितनी भी सरकारें चल रही हैं, उनमें सबसे बेहतर सरकार यदि किसी की चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है।
क्या आजाद भारत ये कभी कल्पना कर सकता था कि किसी पार्टी की सरकार इसे हिंदुस्तान में आएगी और किसानों को बिना ब्याज के खेती बाड़ी के कामकाज के लिए कर्ज मुहैया कराने का काम करेगी? यह यदि हो रहा है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है। उन राज्यों में आप इसका पता लगा सकते हैं। कुछ हमारे ऐसे राज्य हैं जहां पर 1%, 2% ब्याज दर पर इस सूद पर किसानों को कर्ज दिया जा रहा है खेती बाड़ी का काम करने के लिए। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी अब तो मध्य प्रदेश की सरकार है जो हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। कृषि के विकास दर का जहां तक प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर 2%, 2.5%, 3%, 3.5%, कभी हो गई तो 4%, इतनी ही अधिकतम हुआ करती है। लेकिन पहला अवसर है कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार, यहां पर शिवराज सिंह जी चौहान है, आपको जानकर खुशी होगी, कृषि क्षेत्र में, खेती बाड़ी के क्षेत्र में इतना काम किया है कि एक वर्ष की विकास दर लगभग 19% तक पहुंच गई। हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मैं समझता हूं कि उनके विकास की चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि गुजरात में जैसा विकास उन्होंने किया है आज भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में उसकी प्रशंसा हो रही है। डॉक्टर रमन सिंह जी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यह मैं नहीं कह रहा हूं, भारत ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी सच्चाई को स्वीकार करती हैं। बिना भ्रष्टाचार के सार्वजनिक वितरण व्यवस्था कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, यह देखना है। यहां हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, वहां जाकर छत्तीसगढ़ में देखा जा सकता है, यह सभी स्वीकार करते हैं। गरीबों को 1 रुपये किलो की दर से चावल मुहैया कराना, दाल मुहैया कराना सस्ते दर पर, यह सब सारी चीजें। और हम केवल सस्ते दर पर लोगों को सामान ही मुहैया नहीं कराना चाहते, बल्कि वहां नौजवान जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद, योग्यता, क्षमता और प्रतिभा हासिल करने के बाद अपने हाथों को रोजगार चाहता है, ऐसे नौजवानों को रोजगार कैसे हासिल हो सके, इसके लिए हम लोग रोजगार का अवसर भी सृजित कराते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, मेरा आंकड़ा नहीं है, यह आंकड़ा सरकार की ही एक एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO कहते हैं। उसने कहा है, जब भारत माता के सपूत श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, 98 से लेकर 2004 के अंदर उन्होंने 6 करोड़ 70 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित किए थे। और आज की सरकार है, आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, आज की सरकार है कि 2004 से लेकर 2010 के बीच केवल 27 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए। मैं आंकड़ों के आधार पर बात कर रहा हूं, आंकड़ा मेरा नहीं है, सरकार की ही एजेंसियों का आंकड़ा है। और इस सरकार ने सड़कों के निर्माण के मामले में एक एफिडेविट, एक हलफनामा जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, उस सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा है 32 वर्षों में यानी सन 80 से लेकर 2012 तक, इन 32 वर्षों में नेशनल हाईवे यानी हिंदुस्तान में जो चौड़ी चौड़ी सड़कें हाईवे की दिखाई दे रही हैं, इन 32 वर्षों में जितनी सड़कों का निर्माण हुआ है उसकी आधी सड़कों का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में केवल 6 वर्षों के अंदर। और मैं तो कहूंगा अपने मित्रों से कि यदि हमारी कोई भी बात इसमें गलत हो, आप अखबारों में लिख देना कि राजनाथ सिंह झूठ बोलकर गए हैं, जनता को गुमराह करके गए। मैं उसका स्वागत करूंगा अथवा उसके लिए मैं खेद व्यक्त कर लूंगा, क्योंकि मैं ऐसी राजनीति में विश्वास करता हूं जो जनता की आंखों में धूल झोंक कर नहीं की जानी चाहिए, बल्कि जनता से आंखों में आंख मिलाकर राजनीति की जानी चाहिए। ऐसी राजनीति में मैं विश्वास करता हूं। तो सचमुच उसी परंपरा के अनुसार हमारी ये साउथ का जो हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसने भी उसी के अनुरूप काम किया है। देश के संकट के बारे में कोई बहुत ज्यादा मुझे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है यह बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी जानते हैं क्यों बढ़ रही है।
महंगाई जो बढ़ी है, हिंदुस्तान में जो गरीबी बढ़ी है, हिंदुस्तान में जो आय की विषमता, जिसे अंग्रेजी में इनकम डिस्पैरिटी कहते हैं, माने कोई ज्यादा गरीब कोई ज्यादा अमीर, यह विषमता, यह चौड़ी खाई कैसे बने? आज बहुत सारे लोग भूख से दम तोड़ रहे हैं। क्यों हुआ? तो मैं कहना चाहता हूं कि आपकी बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। जिन लोगों ने इस देश की सरकार चलाई है, उनके कुकृत्यों के कारण ऐसा हुआ है, उनकी गलत नीतियों के कारण ऐसा हुआ है। हिंदुस्तान की जनता की बदकिस्मती के कारण ऐसा नहीं हुआ। रुपए की कीमत तेजी के साथ गिर रही है, क्यों ऐसा हुआ? हम जानते हैं कहां पर सरकार की नीतियां गलत हैं, इसको हम अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन फिर भी हो रहा है। हर चीज गायब होती जा रही है। सरकार की साख, सरकार की विश्वसनीयता, सब पर पट्टा लगा हुआ है, सब पर सवालिया निशान लग गया है। बहनों भाइयों, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी चीज यदि कोई होती है तो उसके साख होती है, उसकी विश्वसनीयता होती है। और यदि किसी मनुष्य की अथवा किसी समाज की अथवा किसी सरकार की साख और विश्वसनीयता यदि समाप्त हो जाती है, तो मैं समझता हूं कि उसको लंबे समय तक कोई जिंदा नहीं रख सकता है। इस सच्चाई को भी हमको समझना चाहिए। और राजनीति में साख और विश्वसनीयता का जो संकट पैदा हुआ है, केवल इस कारण पैदा हुआ है कि चुनाव आता है, नेता बहुत सारी बातें लोगों के सामने रखते हैं, और जब से आजादी हासिल हुई है तब से इतने वादे किए हैं हम लोगों ने। यदि आंशिक रूप से भी नेताओं ने अपने वादों को पूरा कर दिया होता, तो आज हमारा हिंदुस्तान दुनिया का सबसे धनवान देश बन गया होता, दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया होता। तो नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही ऐसा विश्वास का संकट पैदा होता है। यह विश्वास का संकट एक चुनौती है हमारे लिए। इस चुनौती को हमें स्वीकार करना चाहिए। और हुकूमत केवल डंडे से नहीं चलती, हुकूमत केवल नियम और कानूनों से ही नहीं चलती। हुकूमत यदि चलती है तो नैतिक बल के आधार पर हुकूमत चलती है। शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि उसके पास नैतिक बल है, तो मैं समझता हूं किसी अधिकारी को न डांटने की जरूरत पड़ती है, न कार्रवाई करने की जरूरत पड़ती है। सारी हुकूमत स्मूथली चलती रहती है। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इस सच्चाई को मैं अच्छी तरह जानता हूं। कहीं कोई समस्या नहीं होती। लेकिन आज जो संकट है, 10 वर्षों से लगातार जो हुकूमत है, दिल्ली में कांग्रेस की बैठी हुई है, क्या हो रहा है? ये विडंबना है, होना नहीं चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि देश का भविष्य बदले, देश का भविष्य संवरे। क्या हम इतने कमजोर हो गए? 122 करोड़ की जनसंख्या का हमारा भारत, कभी पाकिस्तान हमको आंख दिखाता है, कभी चीन हमारी सीमा में प्रवेश कर जाता है, कभी पाकिस्तान के सेना के जवान हमारी सीमा में घुसकर हमारे सेना के जवान का सिर धड़ से अलग करके ले जाते हैं, और फिर भी हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। जैसे हर व्यक्ति का एक अपना मान सम्मान स्वाभिमान होता है बहनों भाइयों, वैसे ही हर देश का भी एक अपना मान सम्मान स्वाभिमान होता है। व्यक्ति जैसे अपने मान सम्मान स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता, वैसे ही राष्ट्र को भी चाहिए कि वो अपने मान सम्मान स्वाभिमान से कभी समझौता न करे। ऐसा ही स्वाभिमानी राष्ट्र विश्व का नेतृत्व करने की स्थिति में खड़ा हो जाता है कभी न कभी। अजीबोगरीब, चाहे चीन के लोग आए, लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में वहां के सेना के जवान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बोलते हैं, 21 दिन तक पड़े रहे। हम लोग बराबर संसद में शोर मचाते रहे, बाहर कहते रहे। सरकार ने कहा कोई खास बात नहीं है, नो मैंस लैंड है, वहां कोई आदमी नहीं रहता। तो बहनों भाइयों, यदि अपनी मातृभूमि पर किसी भाग पर कोई आदमी नहीं रहता है, तो क्या विदेशियों को आने की वहां पर इजाजत दे देनी चाहिए? 21 दिन के बाद पता नहीं क्या बात हुई, उसकी हम लोगों को जानकारी नहीं है।
लेकिन बाद में कहा कि नहीं, दोनों तरफ की सेनाएं पीछे हट गई। मुझे आश्चर्य हुआ, भाई हमारी सेना तो अपनी धरती पर थी, वह क्यों पीछे चली गई? इस सवाल का सरकार को जवाब देना चाहिए। चीन पीछे चला गया, यह तो बात समझ में आई, कोई जवाब नहीं। बहनों भाइयों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, देश भी संकट के दौर से गुजर रहा है और इस देश को संकट के दौर से यदि कोई बचा सकता है तो इसे हिंदुस्तान की जागरूक जनता ही बचा सकती है, क्योंकि जनता के हाथ में सबसे बड़ी ताकत है। फैसला आपको करना है। और आज के अवसर पर मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता इससे, क्योंकि मैं बराबर राजेश जी को कह रहा था कि राजेश जी, इस समय हम में अत्यधिक हमारी व्यस्तता है, जितनी जल्दी से जल्दी होगा मुझे आप छोड़ दीजिए। तो राजेश जी, किशन जी, प्रद्युम्न राजपूत, ये सब सारे लोगों ने कहा नहीं, बहुत जल्दी छोड़ेंगे। लेकिन आप सबका दर्शन कर यहाँ पर मुझे बेहद खुशी हुई है और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। और सचमुच हमारे जैसा व्यक्ति जब ऐसे कार्यक्रमों में आता है जहाँ पर कि किसान भी दिखाई देते हैं, मध्यम वर्गीय व्यापारी भी दिखाई देते हैं, यहाँ गरीब भी दिखाई देता है, तो लगता है कि सचमुच किसी को यदि भारत देखना है तो ऐसे ही सार्वजनिक सभाओं में आकर उसे छोटा भारत देखना चाहिए, लघु भारत देखना चाहिए। और इस भारत की हकीकत को समझना चाहिए। कैसे हम परिवर्तन ला सकते हैं, इसके बारे में जिन लोगों के हाथों में हुकूमत है उन्हें विचार करना चाहिए और फैसले करने चाहिए। दुनिया के छोटे छोटे देश 15-20 वर्षों में दुनिया के ताकतवर देश बन गए, जिनकी जनसंख्या 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़। और भारत जिसकी जनसंख्या 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है, आज भी हम संकटों के दौर से गुजर रहे हैं। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? जिन लोगों ने लंबे समय तक इस हिंदुस्तान की हुकूमत संभाली है, वे ही लोग इसके जिम्मेदार हैं। तो बहनों भाइयों, मैं आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं तो राजेश जी गहलोत, यहाँ सभी पार्षद और सभी अपने एसडीएमसी के अधिकारियों को बधाई देते हुए और आप सबको भी अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करना।